नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आप ही की पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पतंग, जो एक कविता है और इसके कवि हैं आलोक धनवा जी। जो ये कविता है, ये आलोक धनवा जी ने पतंग के माध्यम से यहाँ पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों और बाल मन की सुलभ चेष्टाओं के बारे में वर्णन किया है कि प्रकृति में किस तरह से परिवर्तन आते हैं और उसी प्रकार बाल मन में जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं या बच्चे अपना कोई भी मनपसंद काम करते हैं तो उस समय उनके मन में किस तरह की चेष्टाएं, किस तरह की आशाएं, किस तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। बहुत प्यारी सी कविता है। आप सभी ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। पाठ का भावार्थ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगी और पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत, समस्या है, प्रॉब्लम है पाठ में तो आप बता सकते हैं, उसका भी रिवीजन करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हमारे शेष थे, तो हम पाठ को एक बार पूरा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं हमारी जो कविता है पतंग। और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह लेखक जो है, राइटर जो है, कवि जो है आलोक धनवा जी, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आलोक धनवा जी का जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर, बिहार में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है, एकमात्र ये संग्रह है। प्रमुख सम्मान, इनको बहुत सारे सम्मानों से भी नवाजा गया। तो इनके जो प्रमुख सम्मान है वो है राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। इस तरह के सम्मानों से आलोक धनवा जी को नवाजा गया है। और कुछ पंक्तियां यहाँ पर आलोक धनवा जी के लिए लिखी गई है। जहाँ नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना उधर है। तो यहाँ पर आलोक धनवा जी कुछ पंक्तियां लिखते हैं, कहते हैं जहाँ पर नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो आलोक धनवा जी के बारे में बाकी सारी चीजें आप अपनी इस पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं कि किस तरह का उनका जीवन रहा है और किस किस प्रकार की उन्होंने पुस्तकें प्रकाशित की हैं और उनकी भाषा शैली क्या रही और साहित्य में उनका किस तरह से नाम है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और आपकी इस कविता के बारे में भी यहाँ पर बहुत कुछ दिया गया है आप ही की पाठ्य पुस्तिका में। तो एक बार उसमें नजर डाल लेते हैं कि पाठ्य पुस्तक में ली गई जो कविता है पतंग, वो आलोक धनवा जी का एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है लेकिन इसके तीसरे भाग को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जो पाठ्य पुस्तिका, ये आपकी जो कविता है ये बहुत लंबी कविता है, इसके केवल इस तीसरे भाग को ही आपकी पाठ्य पुस्तिका में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। हम पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे। पतंग, देखिए
पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है और उड़ती हुई पतंग, आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छू लेना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय और दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिरकर भी संभलते हैं और पृथ्वी के हर एक कोना उनके खुद ब खुद पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचे उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के अंधेरों के बाद शरद के उजालों की प्रतीक्षा करते हैं। तो इस तरह की ये कविता है। शुरू करेंगे कविता। आप लोगों को भी पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता होगा। आप जब इस कविता को पढ़ेंगे तब आपको भी अपने समय की बातें, क्योंकि अभी आप 12th क्लास में आ गए हैं, पतंग तो एक ऐसी चीज है जो आसमान में उड़ती हुई जब हमें दिखाई देती है, वो तो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति हो, उसके मन को मोह लेती है। उस व्यक्ति में एक नई ही चाह, एक नया ही उमंग पतंग जगा देती है कि आकाश में उड़ने की चाह, खुले आसमान में उड़ने की चाह वह व्यक्ति के अंदर जगा देती है। तो ये पतंग, यहाँ पर जो कविता है, ये भी इसी तरह आपके मन को, बहुत सारी आपके मन में जो इच्छाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो आपके मन में जगाने वाली है। तो ध्यान से सभी बच्चे इस पाठ से जुड़े हुए इस भाग को पढ़ेंगे। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। पाठ एक बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस पाठ को एक बार रिवाइज करके इससे जुड़े हुए हम प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो रिवीजन है, फिर भी आप एक बार ध्यान से सुनिए अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है पाठ को। तो सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। तो बरसात का जो समय होता है, आषाढ़, श्रावण, भादो, ये 3 महीने बरसात का समय होता है, वर्षा ऋतु का समय होता है, आषाढ़, सावन और भादो। तो ये तीनों में बौछारें, जो सबसे तेज वर्षा की बौछारें हैं, वो चली गई है। भादो गया, सवेरा हुआ। सावन भी चला गया है। यहाँ पर कवि प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को बता रहे हैं। तो कहते हैं कि सबसे तेज बौछारें गई, यानी कि आषाढ़ और सावन में जो तेज बौछारें आती हैं, वर्षा की जो तेज बौछारें आती हैं, वो चली गई हैं, जा चुकी है और समाप्त हो गई हैं। और भादो गया, भादो का जो अंधकार था, तम था, वो भी चला गया है। भादो गया, सवेरा हुआ, यानी कि भादो के अंधकार के बाद एक नया सवेरा आ चुका है, एक नया सवेरा हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो यहाँ पर जब भादो के बाद सूर्य की नई नई किरणें आई है, सुंदर किरणें आई है लालिमा लेकर, वो कहते हैं कि यहाँ पर खरगोश की आंखों के जैसा लाल लाल ये सवेरा हुआ है। ये चमकता हुआ किस तरह का है? खरगोश की आंखों के समान ये सूरज उग रहा है, लाल लाल चमकीला। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब यहाँ पर दूसरी तरफ उजाला जो है वो आ रहा है, यानी कि सूरज की किरणें आ रही हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए। सावन की बौछारें चली गई है, भादो का अंधेरा चला गया है, शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों शरद ऋतु का मानवीयकरण किया गया है। शरद ऋतु को मानव के रूप में बताया गया है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो जो यहाँ पर सूर्य की नई सुंदर किरणें हैं, उस तरफ से शरद ऋतु आ रही है
और अनेक अनेक झाड़ियों और अंधेरे को पार करते हुए आ रही है और इसका शरद ऋतु का पदार्पण हो चुका है। और यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीयकरण करते हुए कहते हैं कि शरद अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आ रहा है। और किस तरह से आ रहा है? घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यानी कि अपने आगमन की सबको वो अपने आगमन की बात बताते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए आ रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब उसे घंटी को बजाकर वो किसको बुला रहा है? शरद ऋतु किसको बुला रही है? वो चमकीली साइकिल पर सवार होकर घंटी बजाते हुए तेज तेज वो किसको बुला रही है? वो उस पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुला रही है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से वो बुला रही है। और क्या कह रही है? यहाँ पर कहने का भाव ये है, कवि यहाँ पर ये भाव स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब शरद ऋतु आती है, देखिए वर्षा ऋतु में कोई भी पतंग नहीं उड़ाता, कभी भी नहीं उड़ाता, और भादों में बहुत तेज धूप होती है जिसमें भी हम पतंग नहीं उड़ा सकते। लेकिन शरद ऋतु एक ऐसा समय होता है जब ज्यादातर लोग अपना ज्यादा टाइम, जो घर में व्यक्ति रहते हैं, जो घर में बच्चे रहते हैं, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां भी पड़ी हुई होती है और बच्चे बाहर बैठते हैं और सुनहरी धूप की किरणें जो बहुत सुंदर लगती है, हमें बहुत हमारे तन मन को बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं, इस तरह की सूर्य की किरणें आई हुई होती हैं और नन्हे बच्चे अपने हाथों में रंग बिरंगी पतंग लिए आ जाते हैं। और देखिए शरद ऋतु में बहुत प्यारा सा त्योहार आता है, एक मकर संक्रांति का। आप सभी को पता है कि जब माघ मास की जो संक्रांति होती है उस दिन क्या होता है? मकर संक्रांति के दिन शरद ऋतु का जो आगमन होता है, उस दिन बच्चे पतंग उड़ाने का एक त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है कि उस दिन सभी बच्चे पतंग उड़ाया करते हैं। उसके बाद वसंत ऋतु का जब आगमन होता है, वसंत पंचमी का जब त्योहार होता है, तब भी बच्चे पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। तो अब बच्चे जब इस तरह शरद ऋतु आ रही है, वो अपनी नई चमकीली साइकिल पर तेज सवार होकर घंटी बजाते हुए अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुलाती है। कैसे बुलाती है? अपने चमकीले इशारों से वो बुला रही है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। देखिए गर्मी में, इतनी धूप में जब बाहर तेज लू चल रही हो तो कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता है। अक्सर बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, सबको नींद आती है, सब आराम करने की मुद्रा में होते हैं। और उसके बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। बारिश में तो वैसे भी कोई पतंग नहीं उड़ाता। फिर सर्दियां जब आ जाती हैं तो यहाँ पर आकाश इतना ज्यादा मुलायम हो जाता है, धूप की किरणें हमें इतनी प्यारी लगती है और बहुत लगता है कि आकाश ने स्वयं को मुलायम बना लिया हो, कोमल बना लिया हो, ताकि जो पतंग है वो ऊपर उठ सके, वो आकाश में उड़ सके। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। आखिर दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज यहाँ पर पतंग को कहा गया है कि वो सबसे हल्की है, सबसे प्यारी है और वो आकाश में उड़ सके और दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। तो बहुत पतंग का कागज, आप सभी पतंग उड़ाते होंगे, आप सभी ने पतंग उड़ाई होगी, क्योंकि बच्चों का बहुत फेवरेट काम होता है, बहुत ही ज्यादा प्यारा काम होता है पतंग उड़ाना। सभी एज के बच्चे, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे उन्हें उड़ाना नहीं आता होगा, लेकिन तब भी उन्हें पतंग बहुत सुहाती है, बहुत पसंद आती है। क्योंकि जब पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चों के अंदर भी एक चेष्टा, एक इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भी इस पतंग के साथ आकाश में उड़ूं। तो इसी तरह यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। बहुत पतले कागज से पतंग बनाई जाती है ताकि वो बहुत ऊंचा उड़ सके। और अगली पंक्तियों में कहते हैं, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, यानी कि जिससे पतंग बनती है, बांस की बिल्कुल
बिल्कुल पतली पतली आपने पतंगे कभी बनाई भी होंगी, स्कूल के प्रोग्राम में बनाई होगी, चाहे घर में अपने लिए बनाई होगी। जो उसकी कमानी होती है आप देख पाते होंगे कि बहुत ज्यादा पतली होती है, कि शुरू हो सके सीटियों और किलकारियों और तितलियों की ये नाजुक दुनिया। तो यहाँ पर बच्चों कवि ने पतंगों को तितलियों का रूप दिया है, पतंगों को तितलियों के रूप में बताया है कि ताकि शुरू हो सके। आसमान अपने आप को इतना मुलायम, इतना कोमल बना लेता है, इतना सुंदर एक वातावरण प्रकृति में होता है, इतना मनमोहक वातावरण प्रकृति में होता है कि सुंदर सी जो प्यारी सी हल्की सी जो पतंग है वो आसमान में उड़ सके। बांस की कमानी जो सबसे हल्की है वो आसमान में उड़ सके, ताकि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की ये नाजुक दुनिया। आपने देखा होगा मकर संक्रांति के समय में जब आप छत पर जाते हैं तो पूरा जो आकाश है, पूरा जो आसमान है, आपको दिखाई देता होगा कि वो रंग बिरंगे कागजों की जो बनती उड़ती हुई जो पतंगे हैं उनसे भरा हुआ है। आकाश छोटी से बड़ी, बड़ी से बहुत बड़ी, अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर पतंगों से भरा हुआ है। और चारों तरफ बच्चों के सीटियों की आवाज, बच्चों की किलकारियों की आवाज। किस तरह की किलकारियां आप लोग लगाते हैं? अरे मेरी तो पतंग कट गई, अरे तो ये तो मांझा ऐसा है, अरे इसको ढील दे, अरे ये कर, अरे वो कर। तो बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की छत पर, चलो अब तो मैं तुम्हारी पतंग काटूंगा, अब तुम मेरी पतंग काटो, इस तरह से बहुत सारी आवाजें, बहुत सारी किलकारियां। जब पतंग कट जाती है तो उसके बाद की जो सीटियां होती है, उसके बाद पतंग को लूटने की जो होड़ बच्चों में लगी रहती है, उस तरह का जो शोर शराबा है वो शुरू हो चुका है। आकाश में शुरू होता है, आकाश में, और शुरू होती है तितलियों की एक नाजुक सी दुनिया। ये नाजुक सी तितलियां जो है उनकी दुनिया आकाश में शुरू हो जाती है। चारों तरफ लगता है मानो कि तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां आकाश में उड़ रही हो, और जो कि बहुत ज्यादा नाजुक है, बहुत ज्यादा मुलायम है, बहुत ज्यादा प्यारी है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो अब यहाँ पर बच्चों की बात की जा रही है, छोटे बच्चों की बात की जा रही है, और कहा है कि जो बच्चे होते हैं, कवि ने यहाँ पर बाल चेष्टाओं का, अभी तक प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कर रहे थे। अब मन में जब पतंगे उड़ रही हैं तो किस तरह की बाल चेष्टाएं, किस तरह की इच्छाएं बच्चों के मन में उत्पन्न हो रही है, उनके बारे में कवि बताते हैं कि जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास। तो बच्चे जन्म से ही अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं। बच्चों का जो मन होता है, चाहे शरीर होता है, वो जन्म से ही बहुत ज्यादा नाजुक होता है, बहुत ज्यादा कोमल होता है। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो अपने यहाँ पर कवि कहते हैं कि बच्चे जन्म के साथ ही अपने साथ कोमलता का भाव लेकर आते हैं और प्रेम का भाव लेकर आते हैं। तो बच्चों की इस कोमलता का स्पर्श पाने के लिए, बच्चों के इस प्रेम और स्नेह को पाने के लिए, क्योंकि देखिए जो प्रकृति है वो हमारे क्रियाकलापों पर निर्भर करती है। प्रकृति हमारे साथ, हम जिस तरह का व्यवहार प्रकृति के साथ करेंगे उसी का असर हमें दिखाई देता है पृथ्वी पर। तो अगर हम बहुत सारे पेड़ों को काटेंगे, अगर हम बहुत ज्यादा गंदगी फैलाएंगे, तो पृथ्वी भी उसी तरह का इशारा हमें देगी, उसी तरह से वो रिएक्ट करेगी। आप देखते होंगे कि आज के समय में हम कितने ज्यादा आधुनिक हो गए हैं, कितने ज्यादा आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने लगे हैं, प्रयोग करने लगे हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जैसे कि जो भी हम आधुनिक उपकरण इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एसी, या फिर और भी सारी चीजें जो हम प्रयोग करते हैं, उनसे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है और वो आकाश में जाती है और सूर्य
कि पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली जो हमारी ओजोन लेयर होती है उसका क्षरण करती है, उसको समाप्त करती है। और वो ओजोन लेयर जो समाप्त हो रही है उससे सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती है और उससे बहुत सारे रोग होते हैं। और दूसरा कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत सारी आपदाएं हमारी पृथ्वी में आती है। और दूसरा, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी अत्यंत जनसंख्या वृद्धि के कारण हमने जो पेड़ काट दिए हैं उनके उनके लिए भी पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, भूमि का क्षरण धीरे धीरे हो रहा है और बाढ़ जैसी जो समस्या है वो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी संसार में, पृथ्वी में बढ़ती जा रही है। तो आप देखते होंगे कि जिस तरह का हम इस संसार के साथ, इस प्रकृति के साथ हम जैसा बर्ताव करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो बहुत ज्यादा प्यारे और स्नेह भरे होते हैं। और इसी स्नेह को पाने के लिए, इसी प्रेम को पाने के लिए, इसी प्यार को पाने के लिए पृथ्वी भी बच्चों के इस स्पर्श को पाने के लिए लालायित होती है, बेचैन होती है और उनके पैरों के आसपास आ जाती है, यानी कि उनका स्पर्श पाने के लिए वो लालायित हो उठती है। तो क्या होता है आगे, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, देखिए क्योंकि बच्चे जब पतंग उड़ा रहे होते हैं या फिर कोई भी खेल खेल रहे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि अप्रिय घटनाएं जो होती हैं बच्चों के साथ हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए, इस तरह की घटनाएं भी बच्चों के साथ हो जाती हैं क्योंकि बच्चे पतंग उड़ाने में या फिर कोई भी जो उनके काम होते हैं उसमें वो बहुत ज्यादा खो जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक भी यही कह रहे हैं, कवि भी ये कह रहे हैं कि जब वो दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, और वो क्या करते हैं, वो छत में बेसुध होकर, क्योंकि उनका पूरा जो कंसंट्रेशन है, पूरा जो ध्यान है वो पतंग पर लगा हुआ है, वो उसको आकाश में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ऊंचा उड़ाना चाहते हैं और उनका मन कर रहा है कि वो भी उस पतंग के साथ ऊंचा उड़े, आकाश में उड़े। तो चारों तरफ जो उनके पैर होते हैं, जो उनके नरम पैर होते हैं, उससे क्या होता है, छतों को भी, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, उनके पैर जो है उनको बिल्कुल होश नहीं रहती कि ये छत का कोना है, ये यहाँ पर छत टूटी हुई है या यहाँ पर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, क्योंकि पृथ्वी खुद उनके लिए उसको उस लायक बना देती है, छतों को भी वो मुलायम बना देती है, बाल इच्छाओं को देखते हुए, बाल चेष्टाओं को देखते हुए। और क्या होता है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और उनकी खुशी में खुश होकर दिशाएं भी मृदंग की तरह बजने लगती हैं। जो चारों दिशाएं हैं वो बच्चों की किलकारियों, जब बच्चों की किलकारियां उठती हैं तो उसमें खुश होकर जो चारों दिशाएं हैं वो भी मृदंग की तरह बजने लगती है। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, तो यहाँ पर बच्चों को कहा है कि जब वे पैंग भरते हुए, यानी कि प्रायः वृक्षों की शाखा की भांति जो कोमल लचीले जो उनके वेग हैं उसको वो जब इधर उधर डालते हैं अपने पैरों को, क्योंकि उनके हाथ, उनकी नजरें सब कुछ आकाश की तरफ है, तो उनको नहीं पता वो कहाँ पर चल रहे हैं, कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ से वो गिर सकते हैं, कहाँ पर उनको कुछ परेशानी हो सकती है, उनके पैरों में कुछ चुभ सकता है। तो जब वो पैंग, इस तरह के वो पैंग भरते हुए आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं, तो जो छत है वो भी डाल की तरह लचीले वेग से, वो भी डाल की तरह इधर उधर होते हुए अपनी मस्ती में, जब बच्चे झूला झूला करते हैं तो छत जो है उनके लिए उसी तरह कोमल हो जाती है। छतों के खतरनाक किनारों तक, कहाँ तक जाते हैं वो, छतों के उस खतरनाक किनारों तक जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें
सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो जब वो, अब आप भी बिल्कुल इस चीज को सोच पा रहे होंगे, इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि जब आप अपनी छतों में पतंग उड़ाते हैं तो तब आप देखते नहीं हैं कि आप कितने किनारे तक पहुंच गए हैं, क्या यहाँ से गिर सकते हैं या कोई दिक्कत परेशानी हमें हो सकती है। तो बच्चे इसी तरह लहराते हुए, लचीली डाल की तरह लहराते हुए वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं और उस समय उन्हें गिरने से बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अर्थात मकानों की छतों पर जब बच्चे दौड़ते हैं तो उन्हें अन्य कोई भी उस समय बचाने के लिए नहीं आता, लेकिन कौन बचाता है उन्हें? उन्हें उनके ही शरीर का जो संगीत है, अर्थात जिस लय में वो, जिस ताल में वो, जिस वेग में वो चल रहे हैं, वही लय ताल, वही वेग उन्हें गिरने से बचाता है। अर्थात उनकी रक्षा करता है वो जो संगीत है, अर्थात जो उनके अंदर वो रोमांच चल रहा है, जो उनके अंदर चेष्टा चल रही है, वही चेष्टा उनको गिरने से बचाती है। उन्हें यहाँ पर कवि का अभिप्राय ये है कि जो कोमल बच्चे हैं अपने इस रोमांच के सहारे से खतरनाक स्थानों को पार करते हुए भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जो पतंग मात्र एक धागे से, देखिए क्या है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो कौन बचाता है उन्हें? उन्हीं के रोमांचित शरीर का, उन्हीं के रोमांच से, यानी कि बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा आनंद से भरा हुआ जो उनका शरीर है, वही शरीर उन्हें बचाता है। और दूसरा, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, उन्हें गिरने से। और कौन बचाता है? पतंगों की धड़कती हुई ऊंचाइयां उन्हें गिरने से बचाती हैं। तो जो उनकी डोलती हुई ऊंचाइयां हैं वो कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती है, जो कि महज किससे बंधी हुई है? एक हल्की सी, एक पतली सी धागे की डोर से बंधी हुई है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, यानी कि स्वयं वो पतंगों के साथ उड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान, पूरी इच्छा, पूरा मन जो होता है वो आकाश की तरफ होता है, उस ऊंचाई की तरफ होता है जहां पर पतंग उड़ रही होती है। तो वो भी, क्योंकि वो भी पतंगों के सहारे, क्योंकि वो भी पतंगों के साथ उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अर्थात आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हमारे जो शरीर में कांटे उठने लगते हैं, अर्थात हमारे जो रंध्र हैं, हमारे जो छोटे छोटे शरीर में कोमल से रंध्र हैं, वो भी खुल जाते हैं रोमांच के कारण, आनंद के कारण, खुशी के कारण। तो बच्चे भी अपने उन्हीं रंध्रों के सहारे हल्की सी डोर से जो पतंग बंधी हुई है उसके साथ साथ उड़ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बच्चे किस तरह से पतंग उड़ा रहे हैं। हर एक घर की छत पर आपको बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पतंग उड़ाते हुए देख रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि एक बच्चा बिल्कुल छत के कॉर्नर पे खड़ा है, बिल्कुल छत की जो रेलिंग होती है उसकी भी वो दीवार पे खड़ा है, और उसको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी ये वो सोच नहीं सकता कि वो यहाँ से गिर भी सकता है, क्योंकि वो तो पतंग उड़ाने में मस्त है, पतंग के उस रोमांच में डूबा हुआ है और उसको सहारा है उसी पतंग की वो डोर और उसके मन में चल रही वो खुशी, वो आनंद जो उसको गिरने से बचा रही है। आगे की पंक्ति है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अब कवि कहते हैं अपनी अगली पंक्तियों में, कवि कहते हैं कि अगर वो कभी गिरते भी हैं तो खतरनाक किनारों से तो बच जाते हैं। अगर वो कभी गिरते गिरते उनको लगता भी है कि आह मैं गिर गया, तो भी वो खतरनाक किनारों से गिरते गिरते अगर वो बच जाते हैं
तो वो और भी निडर हो जाते हैं। यानी कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए कभी मकान के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं तो भी वो बच जाते हैं, क्योंकि तो उनमें और भी साहस और निडरता पैदा हो जाती है, और भी वो निडर हो जाते हैं इन खतरनाक किनारों से बचने के बाद। क्योंकि निडरता के साथ साथ सुनहरे सूर्य के सामने भी वो आते हैं। वो उनका जो डर होता है वो उस सुनहरे सूर्य के सामने भी आते हैं। अर्थात बच्चे निडरता और साहस के साथ साथ सूर्योदय होते ही अपने पतंग उड़ाने हेतु दौड़ पड़ते हैं। अर्थात कभी वो गिर भी जाते हैं तब भी उनका साहस जो है वो कम नहीं होता है। अगले दिन जब फिर से सुनहरा सूरज उगता है, सुनहरी किरणों के साथ सूरज सामने आता है, तब वो फिर से निडर होकर उसके सामने जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो उनको जो डर था वो फिर से नए साहस के रूप में जगता है। अगले दिन जब सुनहरे सूर्य की किरणें फिर से आती है तो फिर से पृथ्वी और तेज घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आती है। अर्थात कोमल बच्चों की जो बाल चेष्टाएं हैं, जो निडरता है, उसका वो सारा साहस देखकर, इतना सारा साहस कि उसको गिरने का भी डर नहीं है, उसको वो निडर हो चुका है। ये सारा साहस देखते हुए पृथ्वी भी उनके लिए वो माहौल बना देती है। वो एक बिल्कुल वातावरण उस तरह का बना देती है कि वो भी उनकी निडरता देखकर, उनके साहस को देखकर उनके पैरों के पास और भी तेज गति से आने लगती है। तो यहाँ पर जो ये पाठ है, ये पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाठ में बाल मन की बाल चेष्टाओं की बात की गई है। तो बाल चेष्टाओं को देखकर, बाल मन की इच्छाओं को देखकर पृथ्वी भी अपना जो गति है, अपना जो तरीका है वो बदल देती है और बच्चों के पैरों में गिर पड़ती है। अर्थात अपने वातावरण को उस तरह का बना लेती है। तो पृथ्वी और हमारा जो है एक बहुत गहरा नाता है, बहुत मीठा सा एक रिश्ता है। अगर हम पृथ्वी को बचाएंगे अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, तो पृथ्वी भी हमें उसका फल प्रदान करेगी। तो हमें वातावरण को बचाना है। अपनी अपनी उस बाल अगर हमें अपने मन में अपने बचपन को अगर बचा कर रखना है, अपने लिए, अपने संसार को अगर बचा कर रखना है, तो हमें अपने वातावरण को, अपनी प्रकृति को भी बचाना होगा। पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, पाठ में पहला प्रश्न कविता के साथ यहाँ पर दिया गया है, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाए हैं उसका वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर बताया कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, यानी कि सबसे तेज बौछारें गई यानी कि क्या गया, सावन गया। सावन में आती है ना सबसे तेज बौछारें। उसके बाद भादो गया, अर्थात भादो की जो धूप थी, भादो का जो अंधियारा था वो भी चला गया है। उसके बाद प्रकृति में क्या परिवर्तन हुए हैं, कवि ने किस तरह के परिवर्तन दिखाए हैं, उसका वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। देखिए, तो आप कैसे इसका वर्णन करेंगे, आप बताएंगे। आप बताएंगे कि जब बारिश का मौसम बीत गया है, उसके बाद क्वार का महीना आ गया है और उसके बाद शरद ऋतु का आगमन यहाँ पर हो रहा है, तो बहुत सारे सुंदर सुंदर परिवर्तन पृथ्वी पर हो रहे हैं। कैसे, जैसे सुबह जो है होती है वो बहुत ज्यादा सुरमई होने लगी है, चमकीली होने लगी है और सिंदूरी यानी कि लाल लाल होने लगी है। सूरज की लालिमा का जो प्रकाश है अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, लेकिन
ऐसा बढ़ रहा है, एक तो गर्मी के दिनों में होता है और एक सर्दियों का सूरज होता है। देखिए, गर्मियों का सूरज हमें सुबह ही गर्मी लगने लगती है, लेकिन सर्दियों में हम दोपहर में भी धूप में बैठना पसंद करते हैं। तो सूरज बहुत सुंदर सुंदर अपनी लाल लाल किरणों के साथ आ रहा है और सूरज की जो लालिमा है उसका प्रकाश बढ़ रहा है। अब तेज गर्मी जो है वो समाप्त हो गई है और इसी कारण जब इतना सुंदर माहौल प्रकृति में बना हुआ है, इतना सुंदर वातावरण प्रकृति में बना हुआ है, तो बच्चे भी पतंग उड़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे त्योहार आने को तैयार है, लोहड़ी आने को तैयार है, मकर संक्रांति आने को तैयार है, इसी तरह और भी बहुत सारे त्योहार आने को तैयार है, तो बच्चे पतंग उड़ाने के लिए छतों पर आ गए हैं और जो रंग बिरंगी तितलियों की तरह छत आकाश जो है वो भर चुका है। क्यों किया गया होगा ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आपने भी देखा है कि पतंग सबसे हल्की, सबसे और रंगीन चीज। देखिए, रंगीन क्या होता है? सबसे हल्की, क्योंकि पतंग को आकाश में उड़ाना है तो उसको बिल्कुल हल्के कागज से बनाया जाता है। रंगीन ताकि वो आकाश में उड़ते हुए बिल्कुल अलग प्रतीत हो, बिल्कुल सुंदर लगे, उसके लिए उसको रंगीन कागजों से बनाया जाता है। सबसे पतला कागज यानी कि बिल्कुल जो आकाश में बिना किसी रुकावट के उड़ सके, इसलिए सबसे पतले कागज का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पतला कागज कहा है और सबसे पतली कमानी, क्योंकि अगर मोटी उस पे कमानी लगा दी जाए, मोटा अगर उस पे डंडी उसमें लगा दी जाए तो वो आकाश में नहीं उड़ पाएगी। तो यहाँ पर सबसे पतली कमानी लगाई जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के विशेषणों का प्रयोग किया गया है। चूंकि सोच कर बताना है तो आप भी एक बार सोचिए और जो भी आपके मन में आ रहा है उत्तर, जिस तरह का उत्तर, क्योंकि पूरा पाठ एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो जिस तरह का उत्तर आपके मन में आ रहा है आप उसको लिख सकते हैं। कोई भी कहीं से देखकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जो आ रहा है आप अच्छा सा उत्तर इसका एक लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंब स्पष्ट कीजिए। तो इसका तो आप उत्तर स्वयं ही लिखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको ये चैप्टर कर दिया गया है, तो इसका आप स्वयं से अर्थ स्पष्ट करेंगे। आगे भी इस पाठ से दिए गए कुछ प्रश्न हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो कपास के बारे में सोचने के लिए कहा गया है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास अर्थात रुई जिससे बनती है, उसकी कोमलता के विषय में बताया है। तो बच्चे जन्म के साथ ही अपने साथ कोमलता का भाव लेकर आते हैं। तो क्या संबंध यहाँ पर बच्चों का और कपास का बना हुआ है वो भी आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, तो बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है? बहुत अच्छे से चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो आप आशा करती हूँ कि आप इसका आंसर तो लिख सकते हैं कि बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है, क्योंकि बच्चे भी पतंग के साथ उड़ना चाहते हैं, उनकी इच्छाएं भी उतनी ही ज्यादा प्रबल है जितना कि वो पतंग को ऊंचा उड़ा रहे हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग लाइनें दी गई हैं कविता से, आपको ये पढ़ना है और कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे, फिर आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों, आज की जो ये कविता है आलोक धनवा जी द्वारा लिखी गई पतंग, ये कविता हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, पाठ से संबंधित प्रश्न जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप पाठ से जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज्यादा कॉमन है। आपको ज्यादातर प्रश्न जो है आपको सोच कर ही बताने हैं, लिखने हैं। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो आज का जो ये चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।